हेलो बच्चों, राम राम सभी बच्चों को। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि किस प्रकार से कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है उसकी परिभाषा क्या होगी। और हमने डिस्कस किया था कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है उसके क्या क्या गुणधर्म हो सकते हैं। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है हमें असंतुलित फॉर्म में दी हुई हो सकती है, तो उसको संतुलित किस प्रकार से हम करेंगे। उसके दो तरीके मैंने बताए थे बच्चों आप लोगों को। एक तरीका बताया था हिट एंड ट्रायल मेथड, दूसरा तरीका मैंने बताया था बीजगणितीय तरीका। हिट एंड ट्रायल मेथड से हम आसानी से रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कर सकते हैं। लेकिन मान लो हमारे पास में ऐसी रासायनिक अभिक्रिया आ जाए जो संतुलित नहीं हो रही है, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम करते हैं संतुलित कौन से तरीके से? बीजगणितीय तरीके से। ये सब हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था और एक दो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवाए भी थे किस प्रकार से हम रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्टोइकियोमेट्री, रस समीकरण मिति के बारे में। ऐसे समझो बच्चों, ये जो रस समीकरण मिति है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको समझने की कोशिश करना, ये आपको केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, है ना। ऐसे समझ लो कि ये जो फिजिकल केमिस्ट्री है इसकी तो बैकबोन बोल सकते हैं। इसको समझने की कोशिश करना, मैं बहुत ही प्यार से आपको समझाऊंगा कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया को किस प्रकार से हम पढ़ सकते हैं। यानी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया लिखी हुई है तो उसका मतलब क्या है, उसको कैसे रीड करेंगे, उसका मीनिंग क्या निकलता है, उसके बारे में आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे और उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो मैं राजेश कुमार आप सभी लोगों का अपने चैनल रूबीडियम पर तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं बच्चों, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं रस समीकरण मिति। क्या पढ़ने वाले हैं? रस समीकरण मिति के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो, रस समीकरण मिति। रस समीकरण मिति, इसका मतलब क्या है बच्चों? जो हमने रासायनिक अभिक्रिया पढ़ी थी लास्ट लेक्चर में, उसमें मैंने बताया था कि रासायनिक अभिक्रिया जो है उसके गुणधर्म के बारे में डिस्कस किया था। उसके गुणधर्मों में एक गुणधर्म हमने ये भी पढ़ा था कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया के जो नियतांक है, कोफिशिएंट है, जो आगे लिखे होते हैं, वो किसके बारे में बताते हैं? हमें रासायनिक अभिक्रिया में अभिकर्मक और उत्पादों के मोलर अनुपात के बारे में हमें बताते हैं। उस टाइम पे मैंने आपको ये भी बताया था कि ये जो रासायनिक अभिक्रिया है इसके जितने भी गुणधर्म है वो सारे गुणधर्म में समझाने वाला हूँ, और एक एक करके मैंने वहां मैक्सिमम गुणधर्म समझा दिए थे। और ये गुणधर्म के बारे में मैंने बोला था कि रस समीकरण मिति जब पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि किस प्रकार से इनके जो नियतांक है वो मोलर अनुपात के बारे में बताते हैं। ठीक है, तो आज हम उस जो अपना रासायनिक अभिक्रिया का गुणधर्म था उसके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। तो इसको एक एग्जांपल के जरिए मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है उसको किस प्रकार से हम रीड करते हैं। थोड़ा फोकस होकर इसको समझने की कोशिश करना, थोड़ा सा कंसंट्रेट करना और समझने की कोशिश करना बच्चों, क्योंकि ये बहुत ही प्यारा टॉपिक है। अगर ये समझ में नहीं आएगा तो दिक्कत खड़ी होने वाली है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ऐसा है जिसमें हम सारे क्वेश्चन इसकी हेल्प से चुटकियों में करेंगे। ऐसे चुटकियों में सारे क्वेश्चन करेंगे जिसमें पेन चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ने वाली है, अगर आप लोगों ने लास्ट लेक्चर देखा है तो। क्योंकि हमने देखा था कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है या कोई भी स्पीसीज है उसके मोल हम तीन फॉर्म में कैलकुलेट कर सकते हैं। ग्राम के रूप में हमें अगर उसका वेट दिया हुआ तो मोल निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर हमें दिए हुए हो तो मोल निकाल सकते हैं, वॉल्यूम हमें दिया हुआ तो मोल निकाल सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया को वेट के फॉर्म्स में, वॉल्यूम के फॉर्म्स में, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के फॉर्म्स में, और चौथा हमारे पास में यहाँ ऐड हो जाएगा मोल। इन चारों के फॉर्म में किस प्रकार से कोई भी रासायनिक अभिक्रिया को कैसे रीड करेंगे। तो थोड़ा फोकस करना बच्चों। देखो, हमारे पास में एक रासायनिक अभिक्रिया है CH4, इसको मैं ऑक्सीजन के साथ में विक्रिया करवा देता हूं और ये बनाएगा CO2 और साथ में बनाएगा H2। और मैं आपको एक बात और बताने की कोशिश बता देता हूं कि बच्चों मान लो बाई मिस्टेक यहाँ पर मेरे से कुछ भी लिखा जाता है, गलत लिखा जाता है, क्योंकि मेरे सामने अभी कोई बच्चे नहीं बैठे हैं तो मेरे से जो गलत लिखा जाता है वो बता सके। तो अगर बाई चांस मैं बोल कुछ और रहा हूँ, लिख कुछ और रहा हूँ, तो ऐसी सिली मिस्टेक अगर हो जाती है तो आप कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा, मैं उसको सुधार करने की कोशिश करूंगा या कमेंट में आपका रिप्लाई कर दूंगा कि वो सही लिखा हुआ है कि गलत लिखा हुआ है। क्योंकि अभी मेरे सामने कोई बच्चा नहीं बैठा हुआ है तो मैं गलत भी लिखूं तो उसको बता सके। हो जाती है बच्चों, मैं बोलता कुछ और हूँ लिख देता कुछ और हूँ, है ना। तो इसको वो बड़ी समस्या नहीं है, आप कमेंट के जरिए मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं, मैं उसको हल करने की कोशिश करूंगा।
ठीक है, तो देखो इधर बात करते हैं। देखो जब भी हम रासायनिक अभिक्रिया हमें दी हुई होगी, जब भी हमें रासायनिक अभिक्रिया दी हुई होगी, तो सबसे पहले तो ये देखना है कि जो हमारी दी हुई रासायनिक अभिक्रिया वो संतुलित है कि नहीं है। अगर वो रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है तो अच्छी बात है, सोने पे सुहागा है। अगर वो रासायनिक अभिक्रिया संतुलित नहीं है, तो पहला काम तो हमारा यही है कि उस रासायनिक अभिक्रिया को क्या करना है, संतुलित करना है। तो हर रासायनिक अभिक्रिया को चेक करना है कि वो संतुलित है कि नहीं है, नहीं है तो संतुलित करना है, सीधी सी बात यह है। तो देखो यहाँ पर अगर मैं इस रासायनिक अभिक्रिया ये हमें दी हुई है, इसको संतुलित करना है या नहीं करना है, इसका पता लगाते हैं पहले तो। यहाँ कार्बन एक है रिएक्टेंट साइड में, अभिकर्मक साइड में, है ना, और इधर उत्पाद की तरफ भी कार्बन एक है, यानी एक कार्बन इधर है, एक कार्बन इधर है, तो यानी कार्बन की संख्या तो बराबर है अभिकर्मक और उत्पाद की तरफ। दूसरा हम देखें कि इधर हाइड्रोजन 4 है, इधर हाइड्रोजन 2 ही है, CO2 में हाइड्रोजन नहीं है, H2O में हाइड्रोजन है, तो यहाँ तो कार्बन एक था, कार्बन एक है, कार्बन की संख्या समान है। इधर हाइड्रोजन 4 है, इधर हाइड्रोजन 2 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, या तो इन हाइड्रोजन को 2 बनाओ या उन हाइड्रोजन को 4 बनाओ। ये रासायनिक अभिक्रिया संतुलन के बारे में हमने जब पढ़ा था तब मैंने अच्छे से बताया था। तो ये 4 है तो इनको 4 बना दो, तो 2 तो ऑलरेडी है और 2 से गुणा कर दूंगा तो ये 4 हो जाएंगे। अब फिर से चेक करो बच्चों, ये हिट एंड ट्रायल मेथड से, कार्बन एक, कार्बन एक, हाइड्रोजन 4 है हमारे पास में और इधर भी हाइड्रोजन 4 है। अब ऑक्सीजन की बात करें तो इधर ऑक्सीजन है 2, इधर ऑक्सीजन देखें हम तो यहाँ पर ऑक्सीजन 2 तो यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है, टोटल ऑक्सीजन कितने हैं 4, और इधर ऑक्सीजन है कितने 2, तो इनको 4 बनाओ तो मैं 2 से गुणा कर देता हूँ। ऐसे ये वाली मिस्टेक मेरे से इंग्लिश वाले लेक्चर में हुई है बच्चों, मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया है ना, तो बाई चांस लिखने में गलती हो सकती है क्योंकि मेरे सामने कोई बच्चा नहीं बैठा है जो मुझे बता सके, मैं वीडियो रिकॉर्ड करके आपके सामने अपलोड कर रहा हूँ, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप उसको माइंड नहीं करेंगे, आप उसको कोई अदर वे में नहीं लेंगे, क्योंकि हो सकती है बच्चों आप कमेंट के जरिए उसमें मेंशन करिए, मैं सुधार कर दूंगा उसमें, ठीक है। अब देखो बच्चों, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है उसको 4 तरीके से हम रीड करेंगे, अणुओं की संख्या के रूप में, भार के रूप में, आयतन के रूप में और मोल के रूप में। सबसे इंपॉर्टेंट है कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है उसको मोल के फॉर्म में पढ़ना, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो देखो अगर मैं अणु के बारे में बात करूं, अणु के बारे में बात करूं, ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो ये है कि अगर किसी भी स्पीसीज यानी प्रजाति के आगे कुछ नहीं लिखा हुआ तो वहां एक लिख दो, वहां क्या लिख दो, एक लिख दो, ये लो यहाँ पर एक लिख दो, यहाँ पर एक लिख दो, तो CH4O2 CO2 2H2, कोई दिक्कत नहीं है। तो अणु के बारे में बात करूं मैं तो मैं ये इसको ऐसे बोलूंगा, इसका एक अणु है, इसके कितने अणु है, 2 अणु है, या ऐसे बोलूंगा कि इसका एक अणु यानी CH4 का एक अणु ऑक्सीजन गैस के 2 अणु के साथ, ध्यान से सुनना बच्चों, CH4 का एक अणु ऑक्सीजन अणु के सॉरी CH4 का एक अणु ऑक्सीजन के 2 अणुओं के साथ अभिक्रिया करता है और उत्पाद के रूप में ये दिशा बताती है कि ये आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं और उत्पाद के रूप में एक अणु CO2 का और 2 अणु H2O के उत्पन्न करते हैं। दोबारा से सुन लो, फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक अणु CH4 का 2 अणु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके एक अणु CO2 का और 2 अणु H2O के उत्पन्न करते हैं या बनाते हैं। समझ गए बात को? तो देखो यहाँ पर ऐसे बोलेंगे कि एक अणु CH4 का ऑक्सीजन के 2 अणुओं के साथ क्रिया करके और बनाते हैं एक अणु CO2 का और 2 अणु H2O का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जैसे हमने रासायनिक अभिक्रिया के गुणधर्म पढ़े तो मैंने बताया था कि ये नेता किसके बारे में बताते हैं, मोल के बारे में। जैसे मैंने अणु लिखा है यहाँ पर तो मैं मोल भी तो लिख सकता हूँ, अगर मैं मोल के बारे में बात करूं तो इनके आगे मोल लगा दूंगा, अणु की जगह मोल लगा दूंगा, तो मोल लगाऊंगा तो कैसे बोलूंगा कि इसका एक मोल यानी CH4 का एक मोल ऑक्सीजन के 2 मोल के साथ, CH4 का एक मोल क्योंकि एक लगा हुआ है, तो एक मोल इसके 2 मोल के साथ अभिक्रिया करके इसका एक मोल बनाता है और इसके 2 मोल बनाते हैं। तो सिंपली हम ये बोल सकते हैं कि इसका एक मोल CH4 का 2 मोल O2 के साथ अभिक्रिया करके इसका एक मोल बनाता है और इसके 2 मोल बनाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसे बोल सकते हैं हम, है ना। ये कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है उसको रीड करने का तरीका है, अणु के रूप में कैसे रीड करेंगे, मोल के रूप में कैसे रीड करेंगे, भार के रूप में कैसे रीड करेंगे, आयतन के रूप में कैसे रीड करेंगे। जैसे अब हमें मोल पता चल गया कि इसका एक मोल है, इसके 2 मोल के साथ रिएक्शन कर रहा है और इसका एक मोल बना रहा है, इसके 2 मोल बना रहा है,
ठीक है, तो हम ये बोलेंगे कि इसका एक मोल अगर मोल दिए हुए हैं तो भार निकाल सकते हैं। अणु अणु दिए हुए हैं, अणु भार से गुणा कर देंगे मोल को, तो हमें क्या मिल जाएगा, भार मिल जाएगा। तो अगर इस अभिक्रिया को मैं भार के रूप में पढ़ूं, भार के रूप में पढ़ूं, तो एक मोल गुणा इसका अणुभार 12 और 4 16। अब मैं ये सब बता चुका हूं बच्चों, प्लस इसके अणुभार 2 गुणा 32 और इसका अणुभार मोल 1 गुणा 44 प्लस इसका अणुभार 2 मोल गुणा 18। ठीक है, ये सारे ग्राम में, तो मैं ऐसे बोल सकता हूं ये 16 ग्राम हो गया प्लस ये 64 ग्राम हो गया और ये कितना हो गया 44 ग्राम और ये हो गया हमारे पास में 36 ग्राम। तो हम ये बोल सकते हैं कि इसका 16 ग्राम CH4 का 16 ग्राम जो है वो 64 ग्राम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके 44 ग्राम CO2 उत्पन्न करेगा और 36 ग्राम जल उत्पन्न करेगा। भार के रूप में इस प्रकार से पढ़ सकते हैं। अब अगर आयतन के रूप में बात करें तो हमें पता है कि अगर हमारा आयतन या स्पीसीज ये सारी की सारी एसटीपी पर दी हुई हो, इस पर दी हुई हो, एसटीपी पर दी हुई हो, तो एक मोल गैस का आयतन 22.4 लीटर होता है। तो ये हमें क्या दिया हुआ है मोल, तो इसका आयतन कितना होगा, यानी ये 22.4 लीटर जो है इसके 2 मोल का आयतन 2 गुणा 22.4 के साथ क्रिया करके इसके कितने मोल बनाएगा, इसका 1 मोल यानी 22.4 लीटर इसका बनाएगा प्लस इसके 2 मोल बनाएगा यानी 2 गुणा 22.4 लीटर इसका बनाएगा। तो इस प्रकार से कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है हमारे पास में हम उसको रीड कर सकते हैं। समझने की कोशिश करना बच्चों, अणु के रूप में हम रासायनिक अभिक्रिया को रीड कर सकते हैं, मोल के रूप में पढ़ सकते हैं, भार के रूप में और आयतन के रूप में। लेकिन आयतन के रूप में हम तभी पढ़ पाएंगे जब हमारे पास में दी गई प्रजातियां क्या हो, गैसीय अवस्था में हो। तो यहाँ पर ये जो है ये वाष्प के रूप में है जल, तो इसको द्रव के रूप में नहीं लेना है और वाष्प एक गैस का ही रूप है। ठीक है, तो हम बोलेंगे और ये CH4 मेथेन गैस है, मेथेन गैस है ना। तो एक मोल 2 मोल के साथ क्रिया करके यानी एक मोल मीथेन 2 मोल ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके 1 मोल CO2 और 2 मोल H2O बनाता है, ऐसे रीड करेंगे। अब इसमें से मुद्दा ये आता है कि बच्चों सर कौन से वाले में कैलकुलेशन करेंगे, तो मैं सीधा सीधा बता देता हूँ, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इन दोनों के टर्म्स में कैलकुलेशन करनी नहीं है, इस वाले टर्म में भी कैलकुलेशन नहीं करनी है, हमें कैलकुलेशन करनी है केवल और केवल मोल के रूप में। हम कभी भी रासायनिक अभिक्रिया को पढ़ेंगे तो केवल और केवल मोल के रूप में पढ़ेंगे। ऐसा क्यों करेंगे, ऐसा इसलिए करेंगे बच्चों क्योंकि मोल के रूप में जो कैलकुलेशन है वो सबसे कम होगी, सबसे इजी रहेगी, इसलिए हम मोल के रूप में करेंगे। यहाँ देखो भार के रूप में अगर हम इसको रीड करेंगे या आयतन के रूप में रीड करेंगे तो ये देखो कैलकुलेशंस, इतनी कैलकुलेशंस, यहाँ देखो कैलकुलेशंस, इतनी ज्यादा कैलकुलेशन जब हमारे पास में क्वेश्चंस में एंटर हो जाएगी, पर्सन में आने लग जाएगी, तो हमारे पास गलती होने के चांसेस सबसे ज्यादा है। इसलिए हम जो भी पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया को, जब भी हम पढ़ेंगे तो वो मोल के रूप में ही पढ़ेंगे। यानी सीधी सिंपल सी बात यह है, ऐसे पढ़ेंगे, 1 मोल CH4 का 2 मोल ऑक्सीजन गैस के साथ क्रिया करके 1 मोल CO2 और 2 मोल H2O उत्पन्न करता है। और जब मोल हमारे पास में होगा, जब मोल हमारे पास में होगा तो हम उससे आयतन भी निकाल सकते हैं, उससे भार भी निकाल सकते हैं, उससे अणु की संख्या भी निकाल सकते हैं, वो इजी है निकालना। लेकिन जस्ट इसका रिवर्स, अगर भार दिया हुआ हो तो फिर कैलकुलेशंस ये लंबी चौड़ी चलेगी। समझ गए बात को? तो हमें जो भी कैलकुलेशंस करनी है वो किसके फॉर्म में करनी है, मोल के फॉर्म में करनी है। बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है बच्चों, इसको समझ लेना, ये बहुत काम की चीज है। ठीक है, अब इसका जनरलाइजेशन या मैं आपको बताऊंगा कि इसका मतलब क्या है, वो कोई काम की चीज नहीं है वो, फिर भी मैं आपके सामने लिख दूंगा कि उसका मतलब क्या है। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया दी हुई उसका मतलब क्या है, आपको ये याद रखना है केवल और केवल। उसका एक्सप्रेशन में भी आपके सामने लिख दूंगा, लेकिन आपको केवल और केवल ये याद रखना है, मोल के रूप में, यानी 1 मोल CH4 का 2 मोल ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके 1 मोल CO2 का और 2 मोल H2O का उत्पन्न करता है। इतना ऐसे रीड करना है। मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये जो टॉपिक है ये समझ में आ रहा होगा, आप बहुत ही प्यारा पढ़ रहे हैं, बहुत ही अच्छा समझ रहे हैं। तो मैं इतनी भी उम्मीद कर सकता हूँ कि आप जो लोग हैं जो पढ़ रहे हैं इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर रहे होंगे, इस कंटेंट के बारे में अपने दोस्तों को भी बता रहे होंगे। बच्चों ये बहुत ही प्यारा कंटेंट आप रीड कर रहे हैं, अगर इसको जो क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ उन क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कर लोगे तो बहुत प्यारा प्यारा बेसिक हो जाएगा आपका, बहुत ही अच्छा बेसिक आपका हो जाएगा।
और इस प्यारे से कंटेंट के बारे में अपने अपने दोस्तों को भी बताइए और अपने चैनल रूबिडियम के बारे में भी अपने दोस्तों को बताइए ताकि वो भी इसको सब्सक्राइब करें, वीडियोस का लाभ उठाए और वीडियो को लाइक जरूर करें बच्चों। ठीक है, तो मैं इतनी उम्मीद तो कर ही सकता हूँ जब मैं आपके लिए इतना कर रहा हूँ तो। समझ रहे हो बच्चों? तो अब इसका जनरल फॉर्म देखो, देखते हैं क्या है। जैसे मान लो हमारे पास में कोई रासायनिक अभिक्रिया लिखी हुई है, ए प्लस बी और ये बना रही है सी और ये बना रहा है डी। ठीक है, तो इसका स्टोइकियोमेट्री रस समीकरण मिति का मतलब क्या है, इसको ऐसे लिखते हैं, मोल ए के मोल बटा इसका नियतांक ए बराबर बी के मोल बटा इसका नियतांक बी बराबर सी के मोल बटा इसका नियतांक सी और डी के मोल बटा इसका नियतांक डी। ये इसका जनरल एक्सप्रेशन है और इसका मतलब क्या है वो भी मैं बता देता हूँ कि ये जो वैल्यू है ये कांस्टेंट होगी, कोई ना कोई वैल्यू कांस्टेंट होगी और ये वैल्यू जो है ये भी कांस्टेंट होगी और सारी कांस्टेंट वैल्यूज क्या होंगी, इक्वल होंगी। ऐसे बोल सकते हैं इनके गिवन मोल्स का रेशियो, सॉरी ऐसे बोल सकते हैं कोई भी स्पीशीज है उसके मोल और इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का जो रेशियो है वो एक कांस्टेंट वैल्यू प्रोड्यूस करेंगे और जो सबके इक्वल होंगे। ये आपको याद नहीं करना है, केवल और केवल मैंने लिखने के लिए बता दिया। बाकी रासायनिक अभिक्रिया कैसे रीड करना है, कैसे रीड करना है उसके बारे में हमने पिछली स्लाइड में देख लिया। यहां से मतलब केवल इतना निकलता है कि ए के मोल और इसका नियतांक, इन दोनों का जो अनुपात है वो एक नियतांक होगा, एक नियत मान होगा। बस इतना सा ध्यान रखना है आपको, बाकी जो मैंने समझाया वो आपको देख लेना है। अब इसको एक क्वेश्चन के जरिए हम करने की कोशिश करते हैं। तो देखो बच्चों हमारे पास में क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन 32 ग्राम CH4 को अभिक्रिया करने के लिए आवश्यक O2 गैस होगी। यानी अगर हमारे पास में ये CH4 का एग्जांपल मैंने इसलिए लिया है, पिछले स्लाइड पे हमने देखा है, अगर हमारे पास में 32 ग्राम CH4 है, 32 ग्राम CH4 है तो उसको ऑक्सीजन के साथ अगर हम अभिक्रिया करवा दें तो कितने ऑक्सीजन गैस की आवश्यकता हमें पड़ने वाली है। तो देखो बच्चों इसको मैं समझाने की कोशिश करूं, सॉरी सॉल्यूशन। ये हमारे पास में CH4 है, ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो ये बनाएगा CO2 प्लस H2। ठीक है, ये कंबंशन यानी दहन की अभिक्रिया है। दहन की अभिक्रिया हमेशा ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। ये ईंधन है, ईंधन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है। जब भी जलता है तो CO2 और H2O प्रोड्यूस करता है, CO2 और H2O उत्पन्न करता है। ये ध्यान ही रखना है, आपको याद कर लेना है। जब भी किसी ईंधन को जलाया जाता है वो जलाया जाएगा, वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाएगा और जो बनेगा उसमें CO2 और H2O तो बनेगा ही बनेगा। ठीक है, अब देखो सबसे पहले तो इसको संतुलित करो। तो ये पीछे कर लिया था मैंने, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं। तो अगर इस रासायनिक अभिक्रिया को मैं मोल के रूप में पढ़ूं तो सीधी सिंपल सी बात है, पीछे पढ़ा था हमने कि इसका 1 मोल इसके 2 मोल के साथ क्रिया करता है, इसका 1 मोल उत्पन्न करता है और इसका 2 मोल उत्पन्न करता है। तो हमें पता है अगर इसका 1 मोल होगा तो इसका 2 मोल क्रिया करेगा, जबकि हमें CH4 दिया हुआ कितना है, ये इतना दिया हुआ है। तो मोल निकालो CH4 के, तो CH4 के मोल बराबर 32 ग्राम और CH4 का अणुभार कितना, 16 ग्राम, तो वो आ गए 2 मोल। तो हमें पर्सन में 2 मोल दिए हुए हैं CH4 के। CH4 के कितने मोल दिए हुए हैं, CH4 के हमें 2 मोल दिए हुए हैं, जबकि हमारे को इससे पता चलता है कि इसके मोल और इसके मोल का अनुपात नियत होगा। इसके मोल और इसके नियतांक के मोल का अनुपात जो है वो नियत होगा। कैसे, अब ध्यान देना बच्चों, इसका 1 मोल इसके 2 मोल के साथ क्रिया कर रहा है,
यानी इसका 1 मोल है तो इसका जस्ट डबल है ये 2 मोल। तो अगर इसके 2 मोल लूंगा तो इसका जस्ट डबल हो जाएगा यानी 4 मोल हो जाएगा। तो इस रस समीकरण विधि से हमें चुटकियों में क्वेश्चन करने में सहायता मिलेगी कि अगर हमारे पास में इसका 1 मोल है तो इसके 2 मोल की जरूरत पड़ रही है, जबकि हमारे पास में CH4 के एक्चुअल में वास्तव में है कितने मोल, 2 मोल। तो इसके 1 मोल के साथ इसके 2 मोल की जरूरत पड़ रही है, तो इसके 2 मोल के साथ कितने मोल की जरूरत पड़ेगी, 4 मोल की। तो O2 के मोल कितने हो जाएंगे, 4। तो 2 मोल CH4 के साथ 2 मोल CH4 को जलाने के लिए 4 मोल O2 की जरूरत पड़ेगी। अभी वो जनरल फॉर्मूला मैंने लिखाया था उससे भी देख लेते हैं। देखो इसके मोल यानी CH4 के मोल बटा उसका नियतांक 1, हमसे पूछा किसका है, O2 का। O2 के मोल बटा उसका नियतांक, नियतांक कितना है ऑक्सीजन का, 2। तो CH4 के मोल कितने हैं, CH4 के मोल हमने निकाले 2, 2 बटा 1 बराबर O2 के मोल बटा 2। इसको इधर गुणा कर देंगे तो O2 के मोल आ जाएंगे, 2 दूना 4, 4 मोल। तो O2 के कितने मोल चाहिए, 2 मोल CH4 को जलाने के लिए। और ये दूसरा मेथड है, यहाँ पे लिख देता हूं। ठीक है, तो 16 ग्राम 32 ग्राम CH4 को जलाने के लिए कितने मोल O2 की जरूरत पड़ेगी, 4 मोल O2 की जरूरत पड़ेगी। अब इसमें ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ध्यान देना कि CO2 के कितने मोल उत्पन्न होंगे, CO2 के कितने मोल उत्पन्न होंगे, या ऐसे भी पूछा जा सकता है कि H2 के कितने मोल बनेंगे। तो सिंपल सी बात है, इसके 1 मोल से इसके 2 मोल, इसके 1 मोल के साथ इसके 2 मोल क्रिया कर रहे हैं, तो इसका 1 मोल बन रहा है, इसके 2 मोल बन रहे हैं। इसके 2 हो जाएंगे तो सारे के सारे डबल हो जाएंगे, अगर इसके दुगने हो जाएंगे तो सारे के सारे डबल हो जाएंगे। तो अभिक्रिया को कैसे पढ़ेंगे, इसके 2 मोल इसके 4 मोल के साथ रिएक्शन करेंगे, अभिक्रिया करेंगे तो इसके 2 मोल उत्पन्न करेंगे और इसके 4 मोल उत्पन्न करेंगे। तो यहां मैं लिख देता हूं, अगर CO2 की बात करें वो, तो CO2 के कितने मोल हो जाएंगे, 2 मोल। अगर वो H2O की बात करे तो H2O के कितने मोल हो जाएंगे, 4 मोल। सिंपल सी बात है, समझ गए बात को। तो इसको नोट डाउन करो, फिर आगे चलते हैं अपन और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं 2-4। देखो अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास में कि हमें 5 मोल H2 की अभिक्रिया 5 मोल H2 की अभिक्रिया N2 के साथ कराई, या कराई तो कोई वर्ड नहीं है, करवाई गई है, साथ करवाई गई है, तो NH3 उत्पन्न होता है, NH3 उत्पन्न होता है या होती है। तो पहला क्वेश्चन, N2 के मोल क्या होंगे, दूसरा क्वेश्चन NH3 के मोल क्या होंगे, तीसरा क्वेश्चन N2 का भार क्या होगा, चौथा क्वेश्चन NH3 का भार क्या होगा। ये है, ये 4 क्वेश्चन हमारे पास में है, कुछ नहीं करना, बस बच्चों चुटकियों का खेल है, सिंपल सी बात है। तो ये जो अभिक्रिया दी गई है वो अभिक्रिया लिखो पहले। तो सबसे पहले हम अभिक्रिया लिखेंगे, तो सॉल्यूशन करें इसका। N2 की अभिक्रिया करवाई गई है H2 के साथ में और बन क्या रहा है, NH3। N2 की अभिक्रिया किसके साथ करवाई गई है, H2 के साथ में, और बन क्या रहा है, अमोनिया। यानी नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस के साथ अभिक्रिया करके अमोनिया गैस का निर्माण करता है। तो सबसे पहले तो ये देखना है कि हमारी जो रासायनिक अभिक्रिया है वो संतुलित है कि नहीं है। अगर संतुलित है तो अच्छी बात है, नहीं है तो सबसे पहले उसको संतुलित करो। और संतुलित करते हैं इसको, देखो दो नाइट्रोजन है, इधर तो 2 है, ये लो इसको 2 बना दो। तो 2 नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन, हाइड्रोजन कितने हो गए, 6, इधर कितने हैं, 2, तो इसको 6। सिंपल सी बात है। तो यहां से हमें पता चला कि अगर हमारे पास में
इसको सॉरी चेंज कर लेते हैं अपन ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए। इसको 6 कर लेते हैं, 6 मोल कर देते हैं, ठीक है। तो अगर 1 मोल नाइट्रोजन गैस हमारे पास में है, 1 सेकंड बच्चों, 1 सेकंड। हाँ बच्चों, अपन बात कर रहे थे इसके बारे में, ठीक है। तो यहाँ दिया गया है हमें हाइड्रोजन गैस के 6 मोल, 6 मोल दिए गए हैं। तो इस अभिक्रिया को कैसे पढ़ेंगे हम? इसका 1 मोल इसके 3 मोल के साथ रिएक्शन कर रहा है, इसके कितने मोल बना रहा है? 2 मोल बना रहा है। इसका 1 मोल इसके 3 मोल के साथ रिएक्शन करके अभिक्रिया करके इसके 2 मोल बना रहा है। तो हमें कितने मोल दिए गए हैं हाइड्रोजन के? हाइड्रोजन के 6 मोल दिए गए हैं। सिंपल सी बात है, हाइड्रोजन के 6 मोल दिए गए हैं, तो इसके जस्ट दोगुना है। ये 3 थे तो इसका 1 करना था, अब 6 दिए तो इसका कितना करेगा? 2 मोल। अब ध्यान देना, इसके 3 मोल थे तो इसका कितना बन रहा था? 2 मोल। इसके 6 है तो कितना बनेगा? 4 मोल। सिंपल सी बात है। तो यहाँ हमारे को किस क्या क्या पूछा है? हमसे पूछा है N2 के मोल। N2 के मोल कितने आ गए? 2 मोल। हमसे पूछा NH3 के मोल। NH3 के मोल कितने आ गए? 4 मोल। हमसे पूछा है N2 का भार। तो N2 का भार हमें हमें पता है 2 मोल मोल दिए हुए हैं उसके। तो N2 का अणु भार कितना होता है? 28। तो 2 मोल से भार निकालेंगे तो 2 मोल दिए गए हैं, 28 से गुणा कर देंगे तो 56 ग्राम आ गया। ये लो। इसका NH3 का भार, NH3 के कितने मोल बन रहे हैं? 4 मोल बन रहे हैं, है ना। NH3 के कितने मोल बन रहे हैं? 4 मोल बन रहे हैं। तो 1 मोल का NH3 का भार कितना होता है? 17 ग्राम। अब अणुभार निकालना नहीं सिखाऊंगा बच्चों में, अणुभार पे एक बेसिक लेक्चर हमने लिया था और उसमें बताया था कि किस प्रकार से अणुभार की गणना करते हैं। अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, इसीलिए मैंने उस दिन भी बोला था आपको कि अगर आपको परमाणु भार याद होंगे और अणुभार आप निकाल पाओगे तभी ये केमिस्ट्री समझ में आएगी, अदरवाइज केमिस्ट्री समझ में नहीं आएगी। इसलिए यहाँ पर जो भी अणुभार में ले रहा हूँ वो सीधा लूंगा। अब एक एक चीज मतलब डिटेल में नहीं बता सकता। अगर मैं ऐसे डिटेल में बताने लग जाऊंगा ना हर लेक्चर में बच्चों, तो अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं होने वाला। ऐसे फिर ऐसे चलता ही जाएगा ये, है ना। अपने को ये कंप्लीट भी तो करना है, दूसरा टॉपिक स्टार्ट करना है। इसलिए मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग सबसे पहले परमाणु भार और परमाणु भार से अणुभार कैसे निकालते हैं उसके बारे में पढ़ लें, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अपने को इसके 4 मोल दिए गए हैं, 4 मोल है और इसका अणुभार होता है 17। तो 17 चौक 17 दूनी 34, 68 ग्राम। तो इसका भार कितना होगा? 68 ग्राम। सही लिखा है क्या? 7 दूनी 7 चौक 28, 2 7, हाँ 68 ग्राम, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि इसके कितना भार होगा? 56 ग्राम। सीधी सीधी बात है। अब ये पेन चलाकर तो मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी आप ऐसे ओरली भी कर सकते हैं, अपने मन में भी कर सकते हैं। NH3 कितना हो गया? 68 ग्राम, ठीक है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों ये रस समीकरण नीति आपको समझ में आ रही है। अगर ये समझ में आएगा ना बच्चों, चुटकियों में क्वेश्चन होंगे, आप यकीन भी नहीं करोगे कि आपको केमिस्ट्री से प्यार होने लग जाएगा। इतनी शानदार समझ में आएगी आपको। समझ गए बात को? तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आप सबसे पहले इसको नोट डाउन करो। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, देखो अगला क्वेश्चन है हमारे पास में 300 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बोनेट को गर्म किया जाता है, गर्म किया जाता है तो उत्पन्न
उत्पादों के मोल व भार क्या होंगे 300 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को अगर गर्म किया जाता है तो कुछ उत्पाद उत्पन्न होंगे, उन उत्पादों के मोल क्या होंगे, उनका भार क्या होगा। डरने वाली कोई चीज ही नहीं है बच्चों इसमें, डरावनी सी अगर आपको लग रहा है कैल्शियम कार्बोनेट, मैं सीधा फॉर्मूला भी लिख सकता था, मैंने नाम यहाँ इसीलिए लिखा है ताकि आपके मन से डर गायब हो। मैं सीधा फॉर्मूला भी लिख सकता था और जो उत्पाद बने हैं उनके बारे में भी बोल सकता था, लेकिन कुछ कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी हैं जो अभिक्रियाएं हमें याद ही करनी पड़ेंगी। वो 5-7 अभिक्रियाएं मैं आपको लिखवा दूंगा, है ना, जिसमें से एक ये भी है, फेमस है, ये हर क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगी, है ना। जो 5-7 अभिक्रियाएं हैं वो मैं लिखवा दूंगा, आपको याद कर लेनी है, वो डरने वाली कोई बात ही नहीं है। तो यहाँ पर भी मैं रासायनिक अभिक्रिया भी लिख सकता था, अगर मैं लिख दूंगा तो फिर क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा ना, क्योंकि डरावनी तो यही चीज है, यही तो नहीं पता हमें, और इसी का तो डर हमें निकालना है। आप देखना बच्चों, समझने की कोशिश करना, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, आया देखना, सॉरी हल देखना इसका। कैल्शियम कार्बोनेट तो ये होता है CaCO3। अब इसको जब हम गरम करेंगे, ये गरम करने का चिन्ह होता है बेटा, जब इसको गरम करेंगे तो हमारे पास में ये बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, ये बन गया। ये रासायनिक अभिक्रिया याद करनी है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है कि नहीं है इसको चेक करना है। तो सबसे पहले चेक करो, कैल्शियम 1 है, इधर कैल्शियम 1 है, इधर कार्बन 1 है, इधर कार्बन 1 है, इधर ऑक्सीजन 3 है, इधर ऑक्सीजन देखे 2 तो यहाँ पर है और 1 यहाँ पर, यानी 3 ऑक्सीजन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी जो भी रासायनिक अभिक्रिया हमें दी गई है वो कैसी है, संतुलित अवस्था में है। जब संतुलित अवस्था में है तो रासायनिक अभिक्रिया को कैसे रीड करना है इसके बारे में हमें पता है। तो देखो इसके आगे कुछ नहीं लिखा हुआ तो इसको बोलेंगे 1, इसके आगे भी कुछ नहीं लिखा हुआ तो इसको बोलेंगे 1, इसके आगे भी कुछ नहीं लिखा हुआ तो इसको भी बोलेंगे 1। यानी अगर मोल के टर्म्स में मैं बात करूं तो 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट जो है, जब हम उसको गर्म करेंगे तो 1 मोल CaO और 1 मोल CO2 का निर्माण करेंगे। तो ये उत्पाद है, यह विकर्मक है। हमसे पूछा गया है उत्पन्न उत्पादों के मोल व भार क्या होंगे। तो देखो बच्चों, यहाँ पर ये 1 मोल है तो इससे 1 मोल बन रहा है और इससे भी 1 मोल बन रहा है, लेकिन इसका भार हमें दिया हुआ है और इसका भार कितना दिया हुआ है, 300 ग्राम। तो सबसे पहले तो इसके मोल निकालो, क्योंकि मैंने जो बोला था आप लोगों को कि जो भी कैलकुलेशन हम करेंगे वो सारी की सारी किसके पदों में करेंगे, मोल के पदों में करेंगे, क्योंकि मोल के पदों में कैलकुलेशन करना आसान होता है, गलतियां होने के चांसेस कम होते हैं। तो यह ध्यान देना, इसके मोल निकालेंगे तो मोल आ जाएंगे हमारे पास में, दिया गया भार कितना, 300 ग्राम, और इसका अणुभार कितना होगा, इसके मैंने प्रतिशत संगठन में इसके बारे में बताया था, इसका अणुभार कितना होगा 100। तो इसके मोल कितने आ गए, 3 मोल आ गए हमारे पास। कितने मोल आ गए, 3 मोल। तो यहाँ कुछ नहीं है क्वेश्चन में। अब देखो 3 मोल, अगर हमें ये 1 मोल दिया हुआ होता CaCO3 CaO प्लस CO2, अगर ये 1 मोल है तो ये 1 मोल, ये 1 मोल, अगर ये 3 मोल होंगे तो ये 3 मोल, ये भी 3 मोल। अब इनका भार पूछा है तो 3 मोल का भार कितना हो जाएगा, मोल गुणा इसका भार, कैल्शियम और 16 कितना हो गया, कैल्शियम 40 है, ऑक्सीजन 16 है, 40 और 16 कितना हो गया, 56। तो ये कितना हो गया, 36 18 को 8वां से लिखी, 1 15 और 1 16, 168 ग्राम। इसका देखिए, इसके 3 मोल दिए गए तो इसका भार कितना हो गया, 3 गुणा 1 का होता है 44, तो ये हो गया 12 13 132 ग्राम। तो इसका भार तो आ गया हमारे पास में 168 ग्राम और इसका भार आ गया हमारे पास में 132 ग्राम। तो बच्चों कुछ नहीं है, अगर आपको बेसिक समझ में आया है तो डरने वाली कोई चीज नहीं है। अब यहाँ पर ये नाम लिखा हुआ था जिससे आपको डर लग रहा था, कुछ नहीं है, ये 4-5 अभिक्रियाएं मैं आपको बता दूंगा। तो कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो ये बनता है, और हमें कितना दिया हुआ था, 300 ग्राम, 300 ग्राम का मतलब 3 मोल। अगर ये 1 मोल होगा तो इससे ये 1 मोल बनेगा और इससे ये 1 मोल बनेगा, लेकिन हमारे को 3 मोल दिए हुए हैं तो 3 मोल से 3 मोल बनेंगे, 3 मोल ये बनेगा। और जब मोल हमारे पास में हो तो भार हम निकाल सकते हैं अणुभार से गुणा करके। इसके बारे में मैं आपको बता ही चुका हूं कि अणुभार अब आपको लास्ट लेक्चर में, जो जिस भी लेक्चर में हुआ है वहां से पढ़ लेना है,
ठीक है, इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन करो। एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। देखो एग्जाम्पल है हमारे पास में, यहां पर मैं सीधा लिख रहा हूं, H2 की अभिक्रिया करवा रहा हूं मैं, एक सेकेंड, कोई किसका आ गया, H2 की अभिक्रिया कर रहा हूं मैं ऑक्सीजन के साथ में, और ये बना रहा है H2O। ठीक है, सबसे पहला काम है हमारा रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। सबसे पहला काम क्या है, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन संतुलित है। यहाँ 2 ऑक्सीजन है, यहाँ 1 ऑक्सीजन है, तो 2 ऑक्सीजन बना दो। यहाँ 2 ऑक्सीजन, यहाँ 2 ऑक्सीजन, यहाँ 4 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन, तो ये लो 4 बना दो। अब सबसे पहले चेक करो कि जो अभिक्रिया है वो हमारे पास में संतुलित है कि नहीं। तो ये है हमारे पास में 2 2 2 4 हाइड्रोजन, 2 2 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसमें क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन देखो, फर्स्ट इसमें दिया गया है हमें इसका 8 ग्राम हाइड्रोजन, जो गैस दी गई है वो 8 ग्राम दी गई है। तो पहला क्वेश्चन इसमें यही बनता है, O2 के मोल क्या होंगे। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है H2O के मोल। तीसरा क्वेश्चन ये बनता है O2 व H2O का भार। और हम ये मान लेते हैं कि ये हमारे पास में वाष्प अवस्था में बनी है, तो हमें ये बताना है कि O2 व H2O का आयतन क्या होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये भी कर सकते हैं हम, पांचवा, O2 व H2O के अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या। H2 सॉरी O2 व H2O के अणुओं की संख्या। तो देखो बच्चों, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि हमें पता है इसके 2 मोल होंगे, तो इसका 1 मोल अभिक्रिया करेगा और इसके 2 मोल बनाएगा। ये हमें रासायनिक अभिक्रिया से पता चल रहा है, साफ साफ पता चल रहा है हमें कि इसके 2 मोल होंगे, तो इसका 1 मोल सॉरी इसके 2 मोल के साथ में इसका 1 मोल अभिक्रिया करेगा और इसके 2 मोल बनाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हमें दिया हुआ क्या है, ये ग्राम में दिया हुआ है। तो मैंने आप सब लोगों को बोला है कि हमारी जो भी कैलकुलेशन हम करेंगे वो किस फॉर्म में करेंगे, हम सारी की सारी कैलकुलेशन मोल के फॉर्म्स में करेंगे, मोल के पदों में करेंगे। तो हमें सबसे पहले तो ये देखना है कि जो दिया गया है हमें H2 के मोल निकालने हैं, तो H2 के मोल कितने होंगे। H2 के मोल हो जाएंगे हमारे पास में 8 ग्राम दिया गया है, और ये 2 ग्राम इसका होता है, तो इसको काटेंगे तो ये आ जाएंगे 4 मोल। कितने मोल आ गए, 4 मोल आ गए। अब देखो बच्चों, कुछ नहीं बचा है क्वेश्चन में, हमें पता है कि इसका 2 मोल होगा, तो इसका 1 मोल इसके साथ अभिक्रिया करेगा और इसके 2 मोल बनेंगे, और हमें 8 ग्राम दिया गया है, यानी 4 मोल दिए गए। कितने मोल दिए गए हैं, 4 मोल। तो इसका जस्ट डबल, तो सारे के सारे डबल हो जाएंगे। इसके 2 थे तो इसका 1 था, इसके 2 थे, तो जब इसका डबल करेंगे तो सारे के सारे डबल हो जाएंगे, यानी ऐसे कर सकते हैं 2H2 प्लस O2, और ये 2H2। जब इसका 2 था तो 1 है, इसका 2 है, अब इसका डबल हो गया, इसका 4, तो इसका 2, इसका 4, हमारे पास में ये आ गए सारे के सारे, यानी H2O के 4 मोल होंगे, तो ऑक्सीजन के कितने मोल होंगे, ऑक्सीजन के कितने मोलों की जरूरत पड़ेगी, 2 मोल की। H2O की कितने मोलों की जरूरत पड़ेगी, 4 मोल की, तो ये लो 4 मोल। अब इनके भार की बात करें हम, तो मोल हमें पता है, भार आसानी से निकाल सकते हैं। इसका भार निकालेंगे तो 2 गुणा 32 यानी 64 ग्राम। इसका भार निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 मोल, और एक का होता है 18, 72 ग्राम। इसका कितना आ गया, 72 ग्राम आ गया। कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अब हमसे अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि इसके आयतन क्या होंगे। आयतन की बात करें तो इसके मोल कितने हैं, 2, तो आयतन हो जाएगा 2 गुणा 22.4 लीटर। ये मान के चल रहे हैं कि ये आयतन जो पूछा है एसटीपी में पूछा है, कुछ नहीं दिया हो तो एसटीपी मानना है, तो इसका आयतन हो जाएगा 44.8 लीटर। इसका आयतन कितना हो जाएगा, 4 मोल है, तो 4 गुणा 22.4, तो ये हो जाएगा 16, 9,
हम्म, हम्म, ये लो 89.6 लीटर। कैलकुलेशन चेक कर लेना एक बार। इस प्रकार से हमसे जो कुछ भी पूछेगा तो हम बहुत आसानी से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको ये अच्छे से समझ में आया है तो इसमें पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है, ये तो मैं आपको लिख लिख के समझा रहा हूँ इसलिए। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि O2 और H2 के अणु की कितने अणु की संख्या कितने अणु की जरूरत हमें पड़ेगी। तो हमें पता है कि इसके 4 मोल है, तो इसके कितने मोल की जरूरत पड़ रही है, 2 मोल की। इसके कितने मोल की जरूरत पड़ रही है, 4 मोल की। और हमें पता है 1 मोल में अणुओं की संख्या Na के बराबर होती है, तो इसके कितने अणु होंगे, 2Na। 2 मोल है ना, 2 मोल है तो 2Na इसके अणु हो जाएंगे। इसके मोल कितने हैं, 4 मोल है, तो इसके अणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 4Na। सिंपल सी बात है। तो इसको मैं आगे बता देता हूँ। O2 के मोल कितने हैं, 2 मोल है, तो O2 अणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 2 मोल है और इसको Na से गुणा कर देंगे, तो ये आ जाएगी 2 गुणा 6.023 गुणा 10 की घात 23 O2 अणु। सिंपल सी बात है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं बच्चों, इसीलिए मैंने पहले बहुत ही प्यार से आपको सारा बेसिक क्लियर करवाया है। अगर आपने वो पीछे वाले लेक्चर नहीं देखे तो उनको जरूर देखें बच्चों, ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। सारा खेल मोल का है, अगर मोल हमारे पास में आ जाता तो हम कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसीलिए मैंने बताया है कि जब भी रासायनिक अभिक्रिया की बात हम करेंगे तो सारी कैलकुलेशन हम किसके टर्म्स में करेंगे, किसके पदों में करेंगे, मोल के पदों में हम करेंगे। ठीक है। अगला दिया हुआ था हमारे पास में H2O के मॉलिक्यूल, यानी H2O के अणु, तो वो जाएंगे कितने मोल है, 4 मोल है इंटू Na, तो वो जाएंगे 4 गुणा 6.02 गुणा 10 की घात 23 H2O। ये है, ये इस प्रकार से हमसे जो कुछ भी पूछा जाएगा, अगर हमें रस समीकरण मिति पता है अभिक्रिया की, या अभिक्रिया संतुलित है या नहीं है, संतुलित करके हम रस समीकरण मिति पता लगा सकते हैं, तो हमारे पास में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना बहुत ही आसान हो जाएगा, बहुत ही इजी हो जाएगा, पेन चलाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। समझ गए बात को। ठीक है बच्चों, तो मैं उम्मीद करता हूं आज का जो ये लेक्चर है आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। रस समीकरण विधि जो है वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, है ना। ठीक है, तो मैं आपसे यही उम्मीद कर रहा हूं बच्चों कि इस चैनल के बारे में आप अपने दोस्तों को जरूर बताएं। आप जो ये कंटेंट पढ़ रहे हैं, बहुत ही प्यारा कंटेंट आप पढ़ रहे हैं, बहुत ही अच्छा आप पढ़ रहे हैं, बहुत ही बेसिक से आप पढ़ रहे हैं, बहुत ही जीरो से हीरो बनने वाला कंटेंट आप पढ़ रहे हैं। बिल्कुल मतलब घबराइए मत बच्चों, अगर आप ये बेसिक लेक्चर्स जो मैं दे रहा हूँ आपको, ये भी आप पढ़ रहे हैं, ईमानदारी से रिवाइज कर रहे हैं, तो आपको केमिस्ट्री में कहीं अटकोगे नहीं आप केमिस्ट्री में। और सारा मैथमेटिकल फॉर्म में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, कहीं पे भी कोई रटने वाली चीज मैं आपको बता नहीं रहा हूँ। आप बस मेरे साथ जुड़े रहिए, आपको जो भी समस्या आती है आप मैंने एक मैं आपको बता देता हूँ। एक सेकेंड, मैं आपको बता देता हूँ कि आप सभी बच्चों की हेल्प के लिए मैंने एक चैनल बनाया है, सॉरी व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है नीट और आईआईटी के नाम से। शायद ये आपको नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं। आप सभी बच्चों की हेल्प के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप है, ठीक है। एक व्हाट्सएप ग्रुप मैंने बनाया है, ये शायद सही नहीं दिख रहा है तो मैं वापस से चेंज कर लेता हूँ। व्हाट्सएप ग्रुप बनाया मैंने आप सभी बच्चों की हेल्प के लिए, ठीक है, जिसका नाम है नीट आईआईटी हेल्पिंग हैंड, हेल्पिंग हैंड।
व्हाट्सएप ग्रुप है एक, नीट और आईआईटी जितने भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मैंने ये व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है जिसका नाम है नीट और आईआईटी हेल्पिंग हैंड। ठीक है, तो आप जितने भी बच्चे हो जो तैयारी कर रहे हैं वो इस ग्रुप से जुड़ सकते हैं, इस ग्रुप से जुड़ सकते हैं। आपकी आपको जो भी समस्या आएगी उस समस्या का समाधान करने की कोशिश की जाएगी। उसमें कुछ नहीं करना, उसमें मैं ऐड हूँ, है ना। आपको किसी भी प्रकार की समस्या है, मटेरियल से रिलेटेड क्या पढ़ना है, कौन सा टॉपिक पढ़ना है, ये सब्जेक्ट वीक है, ये टॉपिक वीक है, तो आपको वहां पर हेल्प की जाएगी, है ना। तो आप इस ग्रुप से जुड़िए, जितनी कैपेसिटी इस ग्रुप की है उतनी जोड़ने की कोशिश करेंगे, फिर दूसरा प्लेटफॉर्म हम ढूंढेंगे। और इसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको डाल दूंगा, तो आप डायरेक्टली इस ग्रुप को ऐड हो जाएंगे। ठीक है, इसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, नीट आईआईटी हेल्पिंग हैंड। और इसमें एडमिन मैं हूं, मैं खुद भी प्रेजेंट हूं, उसमें खुद भी उपस्थित हूं। तो जो भी समस्या आपके उस ग्रुप में आएगी या जो भी समस्या स्टडी से रिलेटेड आपके सामने आती है, तो उस समस्या का समाधान करने की कोशिश की जाएगी। पढ़ाई से रिलेटेड जो भी समस्या आएगी उसका समाधान करने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, तो आप इस ग्रुप से जुड़िए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को भी जोड़िए जो आईआईटी और नीट की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको उन अभिक्रिया के बारे में बता देता हूँ जिन अभिक्रिया के बारे में मैं आपसे बात कर रहा था कि ये अभिक्रियाएं तो आपको याद ही करनी पड़ेगी। जैसे पहली अभिक्रिया है हमारे पास में H2 और 2 और H2O, मैं संतुलित नहीं कर रहा हूं इनको। दूसरी है H2 प्लस N2 NH3। तीसरी है दूसरी है ये, सॉरी, इसीलिए मैंने बोला था कोई भी एरर हो जाए, मैं जो बोल रहा हूँ लिखा कुछ और जाता है तो आप इसको माइंड मत करना। तीसरी है हमारे पास में कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इसको जब गर्म करेंगे तो ये बनाएगा CaO प्लस CO2। इसका रिवर्स भी, ये सारी अभिक्रियाएं रिवर्स भी हो सकती है, उल्टी भी हो सकती है। अगली है हमारे पास में PCl5, ये बनाता है PCl3 प्लस Cl2। ठीक है, और कौन सी अभिक्रियाएं हैं, ये जैसे अभी अपन ने बात करी थी CH4, कोई भी ईंधन जो भी होगा ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा और CO2 और H2O बनाएगा। C4H10, ये भी ईंधन ही है, ब्यूटेन, ये भी क्या बनाएगा CO2 प्लस H2O। तो ये अभिक्रियाएं हैं जो आपको याद करनी है। और जैसे जैसे क्वेश्चंस में, कोई भी क्वेश्चंस में अभिक्रिया यूज होगी तो मैं आपको बता दूंगा कि ये अभिक्रिया तो आपको याद ही करनी पड़ेगी, ताकि क्वेश्चन आसान हो जाता है अपना। याद कर लेना बच्चों, इसमें कुछ याद करने वाली है नहीं, इस पे क्वेश्चन करवा दिया, इस पे करवा दिया, इस पे करवा दिया, इस पे करवा दिया, इस पे इसका अपन ने संतुलन देखा ही था, है ना। इस पे नहीं करवाया तो अभी जब हम ये लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा तो क्वेश्चन करवा दूंगा मैं, है ना। तो आप इन अभिक्रियाओं को याद कर लेना, है ना, और इस लेक्चर को समझने की कोशिश करना। लेकिन मैं लास्ट में जाते जाते ये और बोलूंगा, आपको अपने दोस्तों को रूबीडियम चैनल के बारे में जरूर बताएं बच्चों, ताकि वो भी इस कंटेंट का फायदा ले सके। आज का लेक्चर हम यही खत्म करेंगे और देखते हैं कितने लेक्चर के बाद में हम एक साथ क्वेश्चन भी डिस्कस करते हैं। तो कितने लेक्चर के बाद में, यानी स्टाइक्योमेट्री और इसके बाद में पीओएसी बात करेंगे हम। पीओएसी के बारे में बात करने के बाद में क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो आपको और भी कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर यही खत्म करते हैं बच्चों। धन्यवाद, राम राम।